हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज है संडे और हर संडे को हम देखते हैं घटना चक्र। पिछले हफ्ते हमारी क्लास नहीं हो पाई थी घटना चक्र की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जून 2022 पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जून का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा हुआ है, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने 50 क्वेश्चंस तक अपने प्रीवियस सेशंस में देखा हुआ है, आज हमें 51 से देखना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली विथड्रॉन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन? बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, रशिया। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से अपना नाम वापस ले लिया है? बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, रूस। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है रशिया। रूस ने अपना नाम जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से वापस ले लिया है, UNWTO। आइए थोड़ा इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देखते हैं कि UNTO है क्या। तो UNTO जो है क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है UNTO, ठीक है, जो कि हर साल जो है 27 सितंबर को क्या मनाते हैं हम, इनके द्वारा ही चालू किया गया है वर्ल्ड टूरिज्म डे, क्या विश्व पर्यटन दिवस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे हम मनाते हैं। WTO जो है इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1974 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड, स्पेन में है, ठीक है। और क्या इंडिया इसका सदस्य है? हाँ बिल्कुल, इंडिया भी इसका सदस्य है, जो कि 1975 से इंडिया सदस्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, चिटगांव पोर्ट which is in news recently is in which country? चिटगांव बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में है, किस देश में है? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, इंडिया। ये मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, CG व्यापम, CGPSC या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन पता होगा कि इसका आंसर क्या है। तो चिटगांव पोर्ट की यदि हम बात करें तो वो कहाँ है? बांग्लादेश में है, ठीक है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं हम कि कहाँ पे है। तो ये आप मैप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में ये क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे है चिटगांव पोर्ट। साथ में एक और पोर्ट जो कि अक्सर न्यूज़ में रहता है वो है मोंगला पोर्ट। यदि पूछा जाता है कि मोंगला पोर्ट कहाँ है तो वो भी बांग्लादेश में, चिटगांव पोर्ट पूछा जाता है तो वो भी बांग्लादेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली मेड बिटकॉइन एज ऑफिशियल करेंसी? हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाया है? किसने बनाया है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने, अल सल्वाडोर ने, USA ने या भारत ने? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने, एल सल्वाडोर ने, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने या भारत ने? किसने बनाया है बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा, ऑफिशियल करेंसी? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने हाल ही में जो है बिटकॉइन को अपना आधिकारिक मुद्रा घोषित किया है, ऑफिशियल करेंसी इन्होंने बना दिया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने। इससे पहले किसने, ऐसा कौन सा पहला देश है जो कि बिटकॉइन को अपनी कानूनी निविदा के रूप में जिसने उपयोग किया है, या फिर आधिकारिक मुद्रा के रूप में पहला देश कौन सा है? तो एल सल्वाडोर है। कौन है? एल सल्वाडोर ने पहला ऐसा देश है जो कि बिटकॉइन को जो है लीगल टेंडर इसने प्रदान किया है, विश्व का ही पहला देश, ठीक है। क्या USA में बिटकॉइन क्या लीगल है या इलीगल? तो बिल्कुल USA में बिटकॉइन जो है लीगल है। इंडिया की क्या स्थिति है? तो इंडिया की स्थिति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से जवाब मांगा है कि आपका स्टैंड क्या है बिटकॉइन को लेकर के, हाँ बोलना चाहते हो या ना बोलना चाहते हो, यानी कि क्या आप इसको कानूनी अधिकार दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। कानूनी अधिकार मतलब क्या आप कानूनी रूप से क्या इसको प्रचलन में ला रहे हो या नहीं ला रहे हो। तो अभी जो है भारत सरकार ने अपना फैसला नहीं सुनाया है,
तो इंडिया की स्थिति जो है अभी क्लियर नहीं है कि ये बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या इलीगल है, लेकिन यदि पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जो सबसे पहले बिटकॉइन को जिसने अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में प्रयोग किया है, तो वो है एल सल्वाडोर। दूसरा कौन है, तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य। कौन है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। क्वार जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बताइए, क्वार जल विद्युत परियोजना, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ से, किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है? तो ये जो क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो है जम्मू कश्मीर। कहाँ से रिलेटेड है? तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। आइए थोड़ी जानकारी इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, जो कि कहाँ पे बनाया गया, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि चेनाब रिवर में, कहाँ, चेनाब रिवर। क्लियर है, चेनाब रिवर जो कि कहाँ पे स्थित है? चेनाब, जो ये क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ये है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ जिला जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पे यह परियोजना प्रारंभ की गई है, क्वार जल विद्युत परियोजना। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन। इट इज द पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन, यानी कि इंडस रिवर जो सिंधु रिवर है उसी का ये पार्ट है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्लियर है आप लोगों को, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? चेनाब रिवर पर ये बनाया गया है कि जल विद्युत परियोजना, क्वार जल विद्युत परियोजना जो कि 540 मेगावाट की है ये जल विद्युत परियोजना। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2022 तक आयोजित रायसीना संवाद के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी has inaugurated which edition of Raisina Dialogue held from 25th April to 27th April 2022, 5th, 6th, 7th, 8th। किस संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है रायसीना संवाद का? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 7वां संस्करण। क्या है हमारा करेक्ट आंसर? 7th एडिशन। क्लियर है। रायसीना डायलॉग के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं हम। तो रायसीना डायलॉग विच स्टार्टेड इन 2016, 2016 से प्रारंभ किया गया है, विच इज एन India's flagship conference on geopolitics and geoeconomics, committed to addressing the most challenging issues facing the global community. The conference is organized by whom? It is jointly organized by Ministry of External Affairs in collaboration with the Observer Research Foundation। ठीक है, ये किसके किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन कोलाबोरेशन विद द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि 2016 से प्रारंभ किया गया है, जो कि इंडिया का फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है। क्या है? फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है। किस पर बेस्ड है ये? तो ये बेस्ड है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे। किस पे? जियो पॉलिटिक्स और प्लस जियो इकोनॉमिक्स में बेस्ड है। क्लियर है आप लोगों को? इतनी बातें हमारे एग्जाम के लिए हमें जानना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी देख लेते हैं कि रायसीना डायलॉग को 2016 से शुरू किया गया, जो कि भू राजनीति और भू अर्थव्यवस्था पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया जाता है। ठीक है, जो कि 2016 से प्रारंभ किया गया और 2022 में इसका कौन सा संस्करण है? तो इसका संस्करण कौन सा है? तो 7वां संस्करण है ये। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। तो इस वर्ष जो है मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुलाया गया? तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को बुलाया गया था। ठीक है, किसको? उर्सुला वॉन डेर लेयन को बुलाया गया था। यदि पूछा जाता है कि मुख्य अतिथि कौन थे इसके, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, इट विल विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन एज द चीफ गेस्ट। एज द चीफ गेस्ट कौन था रायसीना डायलॉग का? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन। क्लियर है आप लोगों को? आप लोग रिलेट कैसे करोगे? तो यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यू आता है ना, तो उर्सुला, यू से कैसे रिलेट कर देना? उर्सुला। अच्छा ठीक, फिर याद कर लेना। अच्छा, यूरोपीय आयोग से कोई आया था जो कि ऊ से आता है। ठीक है,
क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। सांस कैंपेन इज रिलेटेड टू विच डिजीज? सांस अभियान किस बीमारी से संबंधित है? कोरोना, निमोनिया, स्वाइन फ्लू या रेबीज? बताइए किससे संबंधित है? सांस कैंपेन, तो सांस कैंपेन, सांस अभियान जो है संबंधित है निमोनिया से। किससे संबंधित है? निमोनिया से। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इस सांस का फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई। ठीक है, निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई सांस का फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है? तो निमोनिया को यहाँ पे बता दिया ना, सफलतापूर्वक बेअसर करना है निमोनिया को, तो बिल्कुल इसका उद्देश्य क्या होगा? तो निमोनिया के कारण होने वाली जो बाल मृत्यु दर है उसको कम करना। क्या करना है? कम करना है। टू रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टैलिटी ड्यू टू निमोनिया। क्लियर है आप लोगों को? यदि आपसे क्या पूछा जाएगा कि सांस अभियान किससे संबंधित है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि निमोनिया से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? ये इस तरीके के क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परमेश्वरन अय्यर, सुमन बेरी, अरविंद पनगड़िया या राजेश्वर राव? बताइए, परमेश्वरम अय्यर, सुमन बेरी, अरविंद पनगड़िया या राजेश्वर राव, किसको नियुक्त किया गया है उपाध्यक्ष के रूप में एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? हियर द करेक्ट आंसर इज सुमन बेरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन, और वी कैन से एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी की नियुक्ति हुई है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? आइए जानते हैं, समझते हैं। तो इन्होंने राजीव कुमार जी को रिप्लेस किया है। ठीक है, राजीव कुमार जी इससे पहले थे उपाध्यक्ष नीति आयोग के, तो उनकी जगह पर अब कौन आ गए हैं? तो अब आ गए हैं सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी। इससे और भी एक और जानकारी है जो कि हाल ही में जिनकी नियुक्ति हुई है और इन्होंने हाल ही में अपना पदभार ग्रहण किया है, वो है कि 11 जुलाई को जो है 11 जुलाई को परमेश्वरन अय्यर जी की नियुक्ति हुई है एज द सीईओ ऑफ द नीति आयोग। किस परमेश्वरन अय्यर जी की नियुक्ति जो है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हुई है। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले अमिताभ कांत जी थे सीईओ। कौन थे? सीईओ, जो कि 30 जून को जो है रिटायर हो गए हैं। उसके बाद जो है परमेश्वरन अय्यर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हो गए हैं नीति आयोग के। ये दोनों अपॉइंटमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कि परमेश्वरन अय्यर जो कि सीईओ बन गए हैं नीति आयोग के, और सुमन बेरी जो कि वाइस चेयरमैन बन गए हैं नीति आयोग के। ठीक है, साथ में चेयरमैन कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी चेयरमैन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। भीम यूपीआई हैज बीन अप्रूव्ड फॉर पेमेंट इन विच कंट्री रिसेंटली? हाल ही में किस देश में भुगतान के लिए भीम यूपीआई को मंजूरी दी गई है? संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, सिंगापुर, भारत? बताइए किसको हाल ही में मंजूरी दी? किस देश ने हाल ही में मंजूरी दी है भीम यूपीआई को? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अब आप ये ऑप्शंस देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है यदि इस तरीके के यदि प्रश्न आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने देशों का नाम लिखा है ना, ये सभी भीम यूपीआई से संबंधित है। कैसे? तो ये भीम यूपीआई तो हमारे भारत का ही है, बिल्कुल आप लोग जानते हैं, जो कि ई पेमेंट के लिए यूज किया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक अकाउंट, जो कि डिफरेंट जो है मोबाइल गेटवेज को कनेक्ट करके डायरेक्टली बैंक अकाउंट से क्या करता है, पेमेंट करवाता है, में हेल्प करता है। ठीक है, भीम यूपीआई। ठीक, फिर उसके बाद जो है सिंगापुर पहला ऐसा देश बना जिसने भीम यूपीआई को जो है मंजूरी दी थी। ठीक है, भूटान हमारा पहला पड़ोसी देश बना। कौन? पहला पड़ोसी देश बना जिसने भीम यूपीआई को मंजूरी दी। लेकिन यदि हम विश्व की बात करें तो ये दूसरा ऐसा देश है जो जिसने भीम यूपीआई को मंजूरी दी थी।
यूएई जो है तीसरा ऐसा देश बना, जो कि यदि हम यहाँ पे क्या दिया गया, हाल ही में किसने मंजूरी दी, तो यूएई ने हाल ही में भीम यूपीआई को मंजूरी दी है। भूटान जो है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, तो इसने जो है रुपए कार्ड को भी मंजूरी दे रखी है। रुपए कार्ड भी यहाँ पे अलाउड है और भीम यूपीआई से भी पेमेंट करना यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्व ऑफ गुरु तेज बहादुर नोन एज, गुरु तेज बहादुर के पर्व के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? दीपक, प्रकाश, अमृत, उजाला। ठीक है, उजाला होना चाहिए यहाँ पे, उजाला। बताइए, गुरु पर्व ऑफ गुरु तेज बहादुर नोन एज, यानी कि गुरु तेज बहादुर जी के पर्व को हम किस रूप में जानते हैं? दीपक पर्व, प्रकाश पर्व, अमृत पर्व या उजाला पर्व, किस रूप में जानते हैं? तो गुरु तेज बहादुर जी के पर्व को हम जानते हैं प्रकाश पर्व के रूप में। हाल ही में भारत ने गुरु तेज बहादुर जी के कौन से प्रकाश पर्व को मनाया है? तो 400वां प्रकाश पर्व हाल ही में मनाया गया, जो कि कब मनाया गया? 21 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 21 अप्रैल 2022 को मनाया गया। 400 प्रकाश पर्व ऑफ गुरु तेज बहादुर सेलिब्रेटेड ऑन 21 अप्रैल 2022। 40 ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कौन सा पर्व है ये? 400वां प्रकाश पर्व गुरु तेज बहादुर, क्योंकि पूछा गया कि यदि पूछा जाता है प्रकाश पर्व किससे संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है कि गुरु तेज बहादुर से संबंधित है। गुरु तेज बहादुर हैं कौन? तो गुरु तेज बहादुर जो है 9वें सिख गुरु हैं। कौन है? 9वें सिख गुरु हैं, जो कि हरगोविंद जी के, गुरु हरगोविंद जी के सबसे छोटे पुत्र हैं। कौन है? सबसे यंगेस्ट सन है। साथ में 24 नवंबर को मनाया क्या जाता है? तो गुरु तेज बहादुर जी का शहीदी दिवस 24 नवंबर को जो है शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शहीदी दिवस किससे संबंधित है? यदि पूछा गया कि शहीदी दिवस किससे संबंधित है, तो शहीदी दिवस भी गुरु तेज बहादुर जी से संबंधित है। ये उनकी शहादत को याद करने के लिए 24 नवंबर को मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को हमने क्या मनाया है? तो हमने गुरु तेज बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया है। ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया, ये 9वें सिख गुरु, 10 गुरु माने जाते हैं ना सिखों के, तो 10 गुरुओं में ये 9वें गुरु हैं, ये गुरु तेज बहादुर जी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। Which state has received the best state award in the Indian Smart City Award? भारतीय स्मार्ट सिटी अवार्ड के में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? हाल ही में आना चाहिए, है ना, रिसेंटली। विच स्टेट? रिसेंटली, हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है भारतीय स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। बताइए किसे मिला है? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश को जो है इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड में बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। क्या मिला है? बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। यदि हम बात करते हैं कि सूरत और इंदौर की, सूरत और इंदौर की, ठीक है, तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको बेस्ट सिटीज का अवार्ड मिला है। किसका अवार्ड मिला है? बेस्ट सिटीज का अवार्ड मिला है। बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे मिला है? तो यूपी को मिला है। समझ में आ रहा है? यानी कि शहर की बात की जाए तो सूरत और इंदौर को मिला है। किसको मिला है? सूरत और इंदौर को मिला। और यदि हम राज्य की बात करें तो किसको मिला है? यूपी को मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है। किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। क्लियर है आप लोगों को? इतनी चीजें याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन? राजीव रंजन, विनी महाजन, पराग अग्रवाल, कमलेश नीलकांत व्यास। राजीव रंजन, विनी महाजन, पराग अग्रवाल या कमलेश नीलकंठ व्यास। कौन है बताइए परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास है। कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास। ये क्यों न्यूज में क्यों है कमलेश नीलकंठ व्यास? क्योंकि इनकी जो है कार्यकाल इनका 1 वर्ष बढ़ाया गया है। ठीक है, अध्यक्ष तो ये पहले से थे, नई नियुक्ति नहीं हुई है इनकी, कि नियुक्ति नहीं, कि नए नियुक्त होकर के आए हैं अध्यक्ष नहीं, ये पहले से अध्यक्ष थे, बस इनके कार्यकाल को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना कब हुई है? तो अगस्त 1948 में हुई है। अगस्त 1948 में जो है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई है।
और श्री कमलेश नीलकंठ व्यास जी कौन है? तो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, जो कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। वो कौन है? वो सचिव हैं भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग के। ठीक है, और जो मैंने आपको बता दिया कि इनके कार्यकाल को 1 साल बढ़ाया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष व्यास जी का क्या किया गया? कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया, इसलिए ये न्यूज में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तराई हाथी अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तराई एलिफेंट रिजर्व इज रिलेटेड टू विच स्टेट? एमपी, यूपी, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। बताइए किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से या अरुणाचल प्रदेश से? तराई एलिफेंट रिजर्व, बहुत ध्यान से आंसर दीजिए। तराई एलिफेंट रिजर्व कहाँ से संबंधित है? तो तराई एलिफेंट रिजर्व संबंधित है उत्तर प्रदेश से। किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। आइए थोड़ा जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में, विस्तृत जानकारी। तो केंद्र सरकार की परियोजना हाथी पहल के तहत उत्तर प्रदेश को जल्द ही तराई हाथी रिजर्व नामक एक नया हाथी मिलेगा। एक नया हाथी मिलेगा मतलब एक नया जो है इनको क्या मिलने वाला है कि न्यू तराई एलिफेंट रिजर्व जो है इसको नया क्या बनाया जा रहा है? एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है। साथ में ये पार्ट किसका रहने वाला है? तो ये दूधवा और पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य के संयुक्त वन क्षेत्र में एक नया रिजर्व विकसित किया जाएगा। ये जो तराई हाथी रिजर्व है इसको एक नया रिजर्व बनाया जा रहा है। किसके पार्ट में? तो दूधवा एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है। यदि एग्जाम में आता है कि दूधवा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है या फिर पूछा गया कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए? यूपी। यदि पूछा जाता है कि तराई एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, तराई हाथी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये अभी बना नहीं है, जो कि बनने वाला है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है, जो परियोजना है एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट परियोजना हाथी के तहत क्या किया गया है? तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी गई है। क्लियर है आप लोगों को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं क्या है हमारा। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया है हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। बताइए कहाँ किया गया है? WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया है जामनगर, गुजरात में। कहाँ? जामनगर, गुजरात में किया गया है। क्लियर है? तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जामनगर, गुजरात में इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, विच कंट्री विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन 2023। 2023 में होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? संयुक्त अरब अमीरात, भारत, वेस्ट इंडीज या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। बताइए कौन करने वाला है? UAE, इंडिया, वेस्ट इंडीज, USA। कौन करने वाला है? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कि 2023 में जो है क्या होने वाला है? तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसकी मेजबानी कौन करने वाला है? तो इंडिया करने वाला है। कौन करने वाला है? इंडिया करने वाला है। क्लियर है आप लोगों को? और साथ में कुछ विस्तृत जानकारी थोड़ा और जान लेते हैं। इसमें 22 देशों से 16 टीमें शामिल होने वाली हैं। और भी विस्तृत जानकारी, और क्या है वो विस्तृत जानकारी, आइए देखते हैं। यदि हम बात करें ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की, ठीक है, वर्ल्ड कप की, जो कि कब होने वाला है? यदि 2022 वाला की मेजबानी कौन करने वाला है? 2022 की मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया करने वाला है। यानी कि कहाँ होने वाला है? जो कि मेंस कैटेगरी का है। कौन सी कैटेगरी का है? पुरुष कैटेगरी का है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। 2024 वाला कहाँ होने वाला? 2024 का कहाँ होने वाला है? तो वेस्ट इंडीज और USA में होने वाला है। USA में पहली बार जो है वर्ल्ड कप जो है होने वाला है। कहाँ पे? USA में पहली बार होने वाला है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 2024 में। 2007 से ये क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रारंभ किया गया था, जो कि हर 2 साल में खेला जाता है, लेकिन 2020 में होना था लेकिन नहीं हो पाया, फिर उसको पोस्टपोन करके 2021 किया गया। 2021 की मेजबानी जो 2020 में होने वाला था वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था,
लेकिन नहीं हो पाया था क्योंकि कोरोना की वजह से। फिर 2021 में करवाया गया, इंडिया में करवाया जा रहा था, लेकिन अगेन कोरोना आ गया तो उसको शिफ्ट कर दिया गया था, कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया गया। फिर उसके बाद में ओमान यूएई में जो है इसको किया गया था, यूएई में। फिर अभी 2022 में होने वाला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। क्लियर है आप लोगों को इतनी बातें, जो कि आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से संबंधित है, जो कि मेंस कैटेगरी है। क्योंकि मैंने आपको क्यों ये जानकारी दी है, क्योंकि एग्जाम में जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर मैंने जितने भी सेशन अब तक लिए, मैंने हमेशा आपको बोला है कि स्पोर्ट्स के यदि आप कहीं पे क्वेश्चन देखें तो उससे संबंधित थोड़ी विस्तृत जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज इज इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तेलंगाना। ज्ञान की मूर्ति किस राज्य में है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में या तेलंगाना में? बताइए। ज्ञान की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? तो इस कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कहाँ पे? तो लातूर में है। कहाँ है? लातूर में जो है अनावरण किया गया। ज्ञान की मूर्ति किसकी मूर्ति है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये मूर्ति है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किससे संबंधित है पूछा गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से यह संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बता दिया, महाराष्ट्र में लातूर सिटी में है, जो कि कितने फीट ऊंची है? तो 70 फीट ऊंची यह मूर्ति है। थोड़ी और जानकारी हम जान लेते हैं, जो कि क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपके आ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थित है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, अब एक और जुड़ गया है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है। यदि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की हम बात करें, समानता की मूर्ति की बात करें, तो ये कहाँ है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। हैदराबाद तेलंगाना में है। ये किसकी है? तो ये है रामानुजाचार्य जी की है। किसकी है? रामानुजाचार्य की है। ठीक है, रामानुजाचार्य जी की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में है। कहाँ है? केवड़िया गुजरात में। ठीक है, ये किसकी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? तो लातूर महाराष्ट्र में है। कहाँ? लातूर महाराष्ट्र में है, जो कि किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये मूर्ति है। क्लियर है आप लोगों को? फिर उसके बाद स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात करें तो ये कितनी ऊंची है? तो 216 फीट ऊंची है ये, जो कि विश्व की दूसरी ऊंची, यानी कि बैठी हुई जो मूर्ति, बैठने की मुद्रा में जो है विश्व की दूसरी। तो पहली कहाँ है? तो पहली जो है थाईलैंड में है। किसकी है? तो गौतम बुद्ध की है। किसकी है? तो बुद्ध की मूर्ति है, बैठी हुई। विश्व की सबसे बैठने वाली मुद्रा कहाँ है? तो थाईलैंड में है। और सब दूसरे नंबर की कहाँ है? तो इंडिया में है, जो कि किसकी है? तो सेंट रामानुजाचार्य जी की है। किसकी है? सेंट रामानुजाचार्य जी की है। फिर उसके बाद यदि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें, जो इनकी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। क्या है? तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कि कितनी है? तो 597 फीट है। कितनी है? 597 फीट। 597 फीट ऊंची है ये। ठीक है, और इसका ये मैंने क्या बता दिया है आपको, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज 70 फीट है, जो कि लातूर महाराष्ट्र में हाल ही में अनावरण हुआ है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए। फिर यदि हम बात करते हैं सेंट रामानुजाचार्य की, क्यों? क्योंकि आपकी हिस्ट्री में पूछा जा सकता है कि विशिष्टाद्वैत से कौन संबंधित है, किसने इसका प्रतिपादन किया है? तो आचार्य रामानुजाचार्य जी ने किया है। यदि पूछा गया कि आचार्य रामानुजाचार्य किस शताब्दी के, तो वो भी याद रखना कि सन 1017 से लेकर के 1137 तक। ठीक है, प्रतिपादित किया है। और ये किसका दार्शनिक मत है? विशिष्टाद्वैत। बिल्कुल याद रखना है ना, विशिष्टाद्वैत किसका है? तो सेंट रामानुजाचार्य जी का है। यदि पूछा जाता है हिस्ट्री में, ठीक है, फिलॉसफी, क्योंकि फिलॉसफी से क्वेश्चन आते हैं सीजीपीएससी में, यूपीएससी में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, सभी एग्जाम्स में आते ही हैं। ठीक है, तो फिलॉसफी का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशिष्टाद्वैत से क्या
क्या समझ में, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन विशिष्टाद्वैत से सत्य है या असत्य है? तो बिल्कुल आपको ये याद रखना है कि विशिष्टाद्वैत का अर्थ क्या होता है। तो विशिष्ट और अद्वैत, विशिष्ट और अद्वैत, जैसे कि सूर्य है तो सूर्य की किरण कहाँ से निकली है? सूर्य से निकलती हैं। तो आत्मा कहाँ से आई है? तो परमात्मा से ही आई है। ठीक है, जो संबंध सूर्य की किरणों का सूर्य से है, वही संबंध आत्मा का संबंध परमात्मा से है। ये किस में बताया गया है? ये विशिष्टाद्वैत का मत है। विशिष्टाद्वैत का अर्थ है कि हालांकि ब्रह्म जो है, कि हम सब कहाँ से आए हैं? ब्रह्म से आए हैं। हम सब कहाँ हैं? ब्रह्म से भिन्न है। इसके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्यतः ब्रह्म से भिन्न है, फिर भी वे ब्रह्म से ही उद्भूत हैं और ब्रह्म से उसका उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से है। अतः ब्रह्म एक होने पर भी अनेक है। ब्रह्म एक है लेकिन अनेक दिखाई देते हैं, और हम सभी का संबंध, हम सभी आत्माओं का संबंध परमात्मा से उसी तरह है जैसे कि सूर्य की किरण का सूर्य से है। ठीक है, बिल्कुल जहां पड़ जाती है, पानी में पड़ी सूर्य की किरण अलग दिखाई दी, पृथ्वी में अलग दिखाई देगी, पेड़ों में अलग दिखाई, सब में अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन निकली कहां से? सब सूर्य की किरण है। ये बोलता है विशिष्टाद्वैत। क्लियर है? ये चीज बिल्कुल याद रखना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, सीजीपीएससी में आता है, यूपीएससी में आता है, एसएससी में आता है, व्यापम में थोड़ा कम आता है। बस ये पूछा जाएगा ये किसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है? तो यह प्रतिपादित किया गया है आचार्य रामानुजाचार्य जी के द्वारा। क्लियर है आप लोगों को? और जैसा कि मैंने आपको वहां पे सब कुछ बता दिया, ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? तो यहाँ पे हमने 65 क्वेश्चंस पूरे कवर अप कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा जून का जो हम देख रहे हैं करंट अफेयर कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलने से पहले यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।